हेलो एवरीवन। तो आज हम आहार विधि विशेषायतन के बारे में बात करेंगे। आहार विधि विशेषायतन चरक के द्वारा दिया गया है और इसमें चरक ने आहार विधि के नियमों को बताया है। उन्होंने कहा है आहार ग्रहण करने से पूर्व हमें कुछ नियमों के बारे में ध्यान रखते हुए विधि पूर्वक आहार ग्रहण करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने 8 आहार विधि विशेषायतन के 8 उपक्रम बताए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। आचार्य चरक के अनुसार उचित मात्रा में, वो बोल रहे हैं उचित मात्रा में और उचित तरीके से अगर भोजन करेंगे तो दोष धातु मल में अगर कोई भी क्षति या कमी आ गई है तो उसकी पूर्ति हो जाएगी और दोष धातु मल को सम अवस्था में रखने में मदद मिलेगी। तो आहार विधि यही होता है ना कि हमें उचित मात्रा में भोजन करना और उचित तरीके से। तो आचार्य चरक क्या कह रहे हैं कि अगर हम उचित मात्रा में और उचित तरीके से भोजन करेंगे तो दोष धातु मल की क्षतिपूर्ति होगी और इन्हें सम अवस्था में रखने में मदद मिलेगी। दूसरे पॉइंट है चरक ने आहार ग्रहण करने से पूर्व, चरक ने बोला है कि आहार ग्रहण कैसे भी नहीं करना चाहिए। उससे आहार ग्रहण करने से पूर्व हमें कुछ नियमों और विचार करके आहार लेने को कहा है। आहार लेने की विधि है, कैसे भी आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आहार ग्रहण करने से पूर्व कुछ नियमों पर विचार करना है, फिर आहार को लेना है। वो नियम कौन से, वही यहाँ बताए गए हैं। चरक ने 8 प्रकार के अष्ट आहार सेवन विधि के विशेष उपक्रम बताए हैं। आहार सेवन विधि के जो उपक्रम है वो कितने 8 प्रकार के बताए हैं। चरक ने आहार सेवन जो विधि है उसके 8 प्रकार के उपक्रम बताए हैं और यह उपक्रम दोनों ही व्यक्ति को पालन करना है, चाहे वह स्वस्थ हो चाहे वह रोगी हो। यह उपक्रम स्वस्थ व्यक्ति और रोगी व्यक्ति दोनों के लिए होते हैं। तो यहाँ पर अब हम 8 प्रकार के अष्ट आहार विधि विशेषायतन देखेंगे या आहार विधि के उपक्रम देखेंगे 8 प्रकार के। तो दूसरा श्लोक है, मतलब पहले श्लोक ये तत्र खल्विमान अष्ट आहार विधि विशेषायतनानि भवन्ति। तत्र खल्विमान मतलब यहाँ पर बताए गए हैं, कौन कौन से बताए गए हैं, अष्ट आहार विधि विशेषायतनानि भवन्ति। अष्ट आहार विधि विशेषायतन यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। तथा और वो कौन कौन से हैं, प्रकृति। तो सबसे पहला कौन सा है, प्रकृति। इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा समझ लो। प्रकृति का अर्थात होता है कि जो हम आहार ले रहे हैं हमें पहले समझना है कि उसका स्वभाव कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है उस आहार की। फिर दूसरा है करण, उसकी संस्कार विधि कैसी है, मतलब उस आहार को कैसे बनाया गया है, उस आहार की संस्कार विधि से क्या किया जाता है, आहार को अच्छे से बना के उसमें नए गुण लाए जाते हैं। तो क्या उसकी संस्कार विधि है, किस तरीके से उसको बनाया गया है, ये सब आता है। संयोग, तीसरा है संयोग। कभी हम ऐसा करते हैं कि दो चीजों को मिला देते हैं तो उससे नई चीज उत्पन्न हो जाती है और उसके गुण, उसमें नए गुण आ जाते हैं, तो यह हो जाएगा संयोग। तो संयोग के बारे में पता होना चाहिए। फिर 4th नंबर पे राशि में आ जाएगा आहार की मात्रा, क्या क्या आहार की मात्रा किस तरीके से होना चाहिए, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आहार की मात्रा, फिर काल, भोजन का समय किस काल में कर रहे हैं, है ना। 2 काल मेनली यहाँ डिस्कस करते हैं, नित्यक काल और आवस्थिक काल। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे नित्यक काल के बारे में और आवस्थिक काल के बारे में। काल, देश काल, उपयोग संस्था, ये क्या लिखा है, सबसे पहले देश हो गया, काल हो गया, फिर इसका लिखा है उपयोग संस्था। उपयोग संस्था मतलब आहार विधि के बारे में बताया गया है इसमें, उपयोग संस्था के बारे में। फिर 7th नंबर पे है उपयोक्त्र मतलब जो आहार कर रहा है। क्लियर। सबसे पहला हो गया प्रकृति, दूसरा करण, तीसरा संयोग। प्रकृति करण संयोग राशि, देश काल उपयोग, फिर हो जाएगा देश। अच्छा देश नहीं लिखा यहाँ पर, तो एक और होता है कौन सा, देश। पहले देश होता है, देश, फिर काल,
फिर उपयोग संस्था, देश काल उपयोग संस्था, देश काल उपयोग संस्था, उपयुक्त, फिर उपयुक्त, उपयुक्त तत्र प्रकृति उच्यते स्वभावो यह, अर्थात द्रव्य का जो स्वभाव है, द्रव्य का जो स्वभाव है, सबसे पहले हमें इसको पता होना चाहिए इसका स्वभाव कैसा है। तो द्रव्य का जो स्वभाव है, स्वभावो यह प्रकृति उच्यते, द्रव्य का जो स्वभाव है उसे प्रकृति कहते हैं। तो इसमें क्या है, द्रव्य के स्वभाव को प्रकृति कहते हैं, द्रव्य के स्वभाव को प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति उच्यते स्वभावो यह, फिर यह सब पुनर्आहार औसत द्रव्याणाम, जो ये स्वभाव होता है, सा मतलब यह जो स्वभाव होता है, यह जो स्वभाव होता है वहां क्या लिखा हुआ है, जो आहार और औसत द्रव्य होते हैं। द्रव्य क्या हो सकते हैं, आहार द्रव्य हो सकता है, औसत द्रव्य हो सकता है। यह स्वभाव कैसे आता है, बता रही है स्वभाव कैसे आता है। तो जो आहार और औसत द्रव्य होते हैं, आहार औसत द्रव्यों में, आहार औसत द्रव्यों में स्वाभाविक रूप से रहने वाले, स्वाभाविक रूप से रहने वाले जो गुण होते हैं, जैसे गुरु लघु आदि गुणों का योग है। मतलब जो द्रव्यों में जो गुण होते हैं उन गुणों का योग करो तो क्या बनता है, स्वभाव बनता है, गुणों का योग। ये लिखा है तत्र स्वाभाविको पुनर् आहार औसत द्रव्याणाम स्वाभाविक गुण आदि गुण योग, मतलब द्रव्यों में आहार और औसत द्रव्य स्वाभाविक रूप से जो गुण आदि गुण मतलब गुरु लघु ये सब आदि जो गुण रहते हैं उन गुण के योग से, उन गुण के योग से मतलब उन गुण के योग से उस द्रव्य का स्वभाव पता चलता है या उस द्रव्य की प्रकृति पता चलती है। तो अब यहाँ देखेंगे मास मुक्तियो, मतलब इन्होंने बताया है जैसे मास होता है उड़द की दाल, मास अर्थात उड़द की दाल, तो उड़द की दाल गुरु होती है और मूंग की दाल कैसी होती है, लघु होती है। तो हमें पहले यही है कि हमें पहले द्रव्य के जो भी इसमें स्वभाव है, मतलब उसमें जो गुण हैं उनके गुण के योग से जो स्वभाव बन रहा है उसके पहले हमें स्वभाव के बारे में जानना चाहिए। सुकर एडियोसृच, सुकर अर्थात सुअर का मांस जो कि गुरु होता है, और यहाँ पर एडियोसृच अर्थात सुकर हो जाएगा और एक हो जाएगा एडियोसृच, है ना। एडियोसृच अर्थात जो मृग होता है वह, तो यहाँ पर जो मृग होता है वह क्या होता है, लघु होता है, उसका मांस क्या होता है, लघु होता है। तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा प्रकृति। तो सबसे पहले नंबर पर हमने अष्ट आहार विधि विशेष आयतन में प्रकृति देख ली, ये आहार की क्या प्रकृति है। अब दूसरा दिखाए कि जो भी हम आहार द्रव्य ले रहे हैं उसको किस तरीके से बनाया गया है, उसकी क्या प्रिपरेशन है। तो इसको हम बोलते हैं करण। इसको इस तरह से इसका श्लोक है, करणम पुनः स्वाभाविकानाम द्रव्याणाम अभिसंस्कारा संस्कारो ही गुण अंतर्धानम उच्यते। मतलब स्वाभाविकानाम द्रव्याणाम मतलब जो स्वाभाविक रूप से गुण युक्त द्रव्य होते हैं, स्वाभाविकानाम द्रव्याणाम मतलब जो स्वाभाविक रूप से गुण युक्त द्रव्य होते हैं, द्रव्याणाम इसमें जो अभिसंस्कार मतलब इसमें जो संस्कार किया जाता है, मतलब जो स्वाभाविक युक्त से गुण युक्त द्रव्य उसमें जो संस्कार किया जाता है ना, जिस तरीके से उनको प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है, उन्हें जिस तरीके से स्वाभाविक गुण युक्त द्रव्यों को फिर जिस तरीके से बनाया जाता है इसमें जो संस्कार किया जाता है वह करण है। करणम पुनः उसको क्या बोलते हैं, करण कहते हैं। करणम पुनः स्वाभाविकानाम द्रव्याणाम अभिसंस्कारम, अभिसंस्कार स्वाभाविक रूप से गुणयुक्त द्रव्यों में जो संस्कार किया जाता है उसे करण कहते हैं। संस्कारो ही गुण अंतर्धानम उच्यते, तो संस्कार से ही द्रव्य में नए गुण लाए जाते हैं, उनका अंतर ध्यान किया जाता है, मतलब उसके द्रव्य के अंदर
नए गुण लाए जाते हैं। संस्कार के द्वारा द्रव्य में दूसरे गुण को लाया जाता है। अब जो संस्कार कर रहे हैं, मतलब जिस तरीके से द्रव्य को बना रहे हैं उसमें नए गुण लाए जा रहे हैं। तो संस्कार 10 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम उसको जल से बना सकते हैं, मतलब जल से संस्कार कर सकते हैं। दूसरा, हम अग्नि से संस्कार कर सकते हैं। और तीसरा, हम किससे कर सकते हैं? शौच शोधन, मतलब शोधन विधि से उसको शोध करके, उसका शोधन विधि से उसका संस्कार कर सकते हैं। फिर 4th नंबर का है मंथन, मतलब हम उसको मथ कर, क्या करके उसको मथ कर हम उसका क्या कर सकते हैं? संस्कार कर सकते हैं, मथ कर। तीसरा, देश, देश किस जगह पर वह बनाया जा रहा है, देश में भी अंतर आ जाता है, मतलब कहाँ का वो चीज जो द्रव्य वो कहाँ पर वो बन रहा है, तो देश के आधार पर। सबसे पहले हो गया जल अग्नि, फिर शोधन हो जाएगा, जल अग्नि शोधन, जल अग्नि शोधन मंथन, नाना से याद हो जाएंगे, जल अग्नि शोधन मंथन। फिर देश, अब देश के बाद आता है काल। काल मतलब काल का भी अंतर पड़ता है, किस काल में बनाया जा रहा है या कैसा काल है। जैसे इसमें कहा गया है कि अगर पुराना चावल लघु, मतलब जो नया चावल होता है वो गुरु होता है, लेकिन धीमे धीमे उसमें सब संस्कार होता है तो वो समय के अनुसार पुराना चावल लघु हो जाता है। तो काल के अनुसार वासन अर्थात उसमें सुगंध, वासन अर्थात होता है उसमें सुगंधित युक्त द्रव्य मिला देना। भावना मतलब एक द्रव्य में किसी दूसरे की भावना ले आना। उसमें कहा है कि अगर हम विष में गोमूत्र की भावना ले आए, गोमूत्र क्या करता है? मारक शक्ति को कम करता है। तो अगर हम विष में किसकी भावना ले आए? गोमूत्र की भावना ले आए तो वह अल्प मारक हो जाएगा। उसका संस्कार किससे करते हैं? भावना से, मतलब उसमें हम गोमूत्र की भावना ले आए, किसमें? विष में। तो यहाँ हो जाएगा काल, वासन, भावना। काल अपकर्ष, मतलब जैसे जैसे समय बीतता है द्रव्यों में के गुणों में अंतर आता है। आसव अनुसंधान करने पर समय अनुसार वो गुणी होता जाता है। जैसे भी आसव होता है, आसव जो होता है उसका संधान करके उसको समय संधान किया जाता है, तो जैसे समय बीतता है वह गुणी होता जाता है। तो काल अपकर्ष हो गया। और लास्ट है भाजन। भाजन मतलब जो द्रव्य है वह किस पात्र में रखा हुआ है, जैसे कहा जाता है तो उस प्रकार से उसका जो द्रव्य जिस पात्र में रखा हुआ है इस प्रकार से उसका क्या होता है? संस्कार होता है। तो जैसे कि कहा जाता है कि 10 दिन तक तांबे में रखा हुआ घी नहीं खाना चाहिए। वह इसलिए कहा गया क्योंकि वह शीघ्र मारक होता है, उसका जिस प्रकार से संस्कार होता है वह शीघ्र मारक हो जाता है। तो वह किस पात्र में रखा हुआ है द्रव्य। तो 10 प्रकार से इसके संस्कार बताए। सबसे पहला जल अग्नि शोधन मंथन। फिर है देश काल, किस काल में बन रहा है, किस देश में। फिर कौन से द्रव्य सुगंधित द्रव्य मिलाए जा रहे हैं। भावना, किसकी भावना दी जा रही है ना। तो जिसकी भावना दी जाएगी उस जैसा हो जाएगा। भावना, काल अपकर्ष मतलब समय अनुसार गुणी हो रहा है किसी चीज का। और भाजन, किस पात्र में रखा हुआ है। तो ये दूसरा पॉइंट करण होता है। अब तीसरा है संयोग। 2 या 2 से अधिक द्रव्यों के मिलाने को संयोग कहते हैं। 2 या 2 से अधिक द्रव्यों को मिलाते तो क्या कहते हैं? संयोग। यह संयोग एक विशेष कार्य करने वाला होता है। मतलब अगर 2 द्रव्य अलग अलग रखे हैं तो वह दोनों द्रव्य अलग अलग वह कार्य नहीं कर पा रहे, लेकिन जब उन दोनों को द्रव्यों को मिलाकर एक संयुक्त द्रव्य बना दिया तो वह संयुक्त द्रव्य एक नया कार्य कर रहा है। यह होता है। देखो इसमें इसका अर्थ भी दिया है, जैसे घी और मधु अलग अलग रखा है। अगर हम अलग घी खा रहे हैं या अलग हम मधु खा रहे हैं तो वह मारक नहीं है, लेकिन अगर हमने घी लिया मधु लिया उसको सम अवस्था में मिलाया और फिर उसका सेवन किया तो वह शीघ्र मारक होता है। मतलब घी मधु के संयुक्त करने से उसमें एक नया गुण आ जाता है। तो यही कहा गया है 2 या 2 से अधिक द्रव्यों को मिलाने को संयोग कहते हैं। यहाँ संयोग एक विशेष कार्य करने वाला होता है। जो संयुक्त द्रव्य में रहने वाले अलग अलग द्रव्यों से वह कार्य नहीं होता, अलग अलग से नहीं, लेकिन जब मिलाएंगे तो वो कार्य विशेष कार्य होता है। जैसे मधु और घी अलग अलग मारक नहीं होते, लेकिन सम अवस्था में मधु घी संयोग शीघ्र मारक होता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर का राशि। राशि मतलब क्वांटिटी, मतलब आहार की क्वांटिटी, हम किस क्वांटिटी में आहार को ले रहे हैं यही लिखा है राशि, मतलब इसे आहार मात्रा कहते हैं। इसका श्लोक है राशि तु सर्वग्रहे परिग्रहु मात्रा अमात्रा फल निश्चार्थ। राशि
टू सर्वग्रह परिग्रह, मतलब जो राशि होती है वह दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सर्वग्रह और परिग्रह। और यह दोनों राशियां क्या करती है? मात्रा और अमात्रा का, मतलब हम किस मात्रा में, हम सही मात्रा में आहार ले रहे हैं या गलत मात्रा में। सही मात्रा में मतलब मात्रा, गलत मात्रा में मतलब अमात्रा। तो मात्रा और अमात्रा में आहार लेने से जो फल होगा उसका निश्चय करने वाली ये दो राशियां होती हैं। कौन कौन सी? सर्वग्रह और परिग्रह। आहार की मात्रा और अमात्रा का निश्चय, मतलब आहार और मात्रा के जो फल होगा, है ना, इसका जो फल होगा, फल का निश्चय करने के लिए सर्वग्रह और परिग्रह राशियां होती हैं। ये बात होती है। अब इसके बाद इस पॉइंट में, थर्ड और फोर्थ पॉइंट में ये चीज बताइए कि आहार की मात्रा किस किस पर निर्धारित करती है। आहार की मात्रा सभी मनुष्य के लिए अलग अलग भी हो सकती है, क्योंकि यह अग्नि जो अंदर जठर अग्नि होती है उसके बल पर निर्धारित करती है। आहार की मात्रा मनुष्य की जठर अग्नि के बल पर निर्धारित होती है। सुनते हैं किसी की पाचन शक्ति अच्छी है, किसी की पाचन शक्ति अच्छी नहीं है, क्यों? क्योंकि उसकी जठर अग्नि तीव्र है की और दूसरे की नहीं है। तो आहार की मात्रा जठर अग्नि के बल पर निर्धारित होती है। तो यही आहार की मात्रा मनुष्य की अग्नि बल के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो मुख्य, इसके अलावा और भी लिखे हुए हैं कि मनुष्य की प्रकृति कैसी प्रकृति है मनुष्य की, फिर वही बल मतलब जठर अग्नि, उसका अग्नि बल क्या है, कौन सा ऋतु चल रहा है, कौन सा दिन है, इन सभी के आधार पर आहार की मात्रा में भिन्नता होती है। मतलब अलग अलग ऋतु में अलग अलग आहार की मात्रा होगी, अलग अलग दिन अलग अलग आहार की मात्रा होगी। अगर जिसकी जठर अग्नि के बल के आधार पर भी आहार की मात्रा अलग अलग होती है। मनुष्य की प्रकृति के आधार पर भी आहार की मात्रा अलग अलग होती है। तो वही है, मनुष्य प्रकृति, बल, ऋतु, दिन आदि के कारण आहार की मात्रा में भिन्नता होती है। अब यहाँ पर आहार की जो मात्रा उसको राशि बोलते हैं, और अगर हम मात्रा और अमात्रा में आहार ले रहे हैं तो उसके फल का निश्चय करने के लिए दो राशियां बताई हैं। कौन कौन सी? सर्वग्रह और परिग्रह। तो हम सबसे पहले देखते हैं सर्वग्रह। सभी आहार द्रव्यों का, मतलब सभी जितने भी आहार द्रव्य हैं सबको एक साथ मिक्स करके सबको एक साथ लेना, वह सर्वग्रह है। एक साथ उसका प्रमाण ग्रहण करना, सभी आहार द्रव्यों का एक साथ, एक मिनट, एक साथ प्रमाण ग्रहण करना, वो सर्वग्रह। और परिग्रह आहार द्रव्यों का एक एक करके, मतलब अलग अलग आहार द्रव्यों का अलग अलग परिमाण ग्रहण, अलग अलग उसका परिमाण ग्रहण करना, वह क्या हो जाएगा? परिग्रह। आहार द्रव्यों का एक एक करके परिमाण ग्रहण करना, वह परिग्रह। सभी आहार द्रव्यों का एक पिंड में प्रमाण ग्रहण करना, सर्वग्रह। आहार द्रव्यों का एक एक करके अलग अलग प्रमाण ग्रहण करना, वह हो जाएगा परिग्रह। तो यह हो जाएंगे संयोग और राशि। अब 5वें नंबर का पॉइंट है देश। तो हम देखेंगे देश के बारे में। तो इसके लिए देश पुनः स्थानम सद्रव्याणाम उत्पत्ति प्रचारो देश सातवें चतुष्टय, अर्थात देश पुनः स्थानम, देश स्थान को बताता है। मतलब देश क्या बताता है? स्थान को बताता है, मतलब कौन सा आहार द्रव्य किस स्थान का है। देश क्या बताता है? स्थान को बताता है। द्रव्यों की उत्पत्ति, मतलब किस आहार द्रव्य की उत्पत्ति किस स्थान में हुई है, द्रव्यों की उत्पत्ति, और उसके हिसाब से उसका प्रभाव कैसा है, देश सात्विकता को बताने वाला होता है। ये बताता है कि किस आहार की उत्पत्ति किस स्थान में हुई है। जैसे कोई आहार द्रव्य है, वो ठंडी जगह हुआ है ना, तो वह उसका जो प्रभाव होगा, अर्थात वह शीत प्रकृति का होगा, शीत प्रभाव होगा उसका जो प्रभाव होगा वो बताता है कि उस देश की सात्विकता को बताता है कि वह देश या वह स्थान हमारे लिए अनुकूल है यहाँ नहीं। देश के अनुसार, मतलब द्रव्यों में भिन्न भिन्न गुण होते हैं, मतलब अलग अलग स्थानों पर होने वाले द्रव्यों में अलग अलग गुण होते हैं। जो व्यक्ति जिस देश में उत्पन्न होता है, जो व्यक्ति जिस जगह पर, जिस स्थान पर उत्पन्न होता है, उसे उसी देश में उत्पन्न होने वाले आहार और औषधि लेनी चाहिए, क्योंकि वही उसके लिए सात्विक कर होते हैं। सात्विक कर अर्थात वही उसकी प्रकृति के
प्रकृति के अनुकूल, वही उसके प्रकृति के अनुकूल होते हैं। फिर से इसका श्लोक देख लेते हैं एक बार। क्या है? देशः पुनः स्थानम सद्रव्याणाम उत्पत्ति प्रचारो। देश, द्रव्य की जो उत्पत्ति है और जो उसका प्रचार या उसका प्रभाव है, वह क्या बताता है? देश की सातम्यता को बतलाता है। यही है देश सातम्यम च चष्टे। अष्ट आहार विधि विशेष आयतन में 8 में 6 नंबर का है काल। काल तो इन्होंने चरक ने बताया काल के अनुसार भोजन करना चाहिए। अब काल को 2 प्रकार से बांटा है। कालो ही नित्यकष्ट अवस्थिकस, मतलब 2 प्रकार के काल बताए हैं इन्होंने। नित्यक काल और अवस्थिक काल। नित्यक काल और अवस्थिक काल। कालो ही नित्यकस्य अवस्थिकस्य तत्र अवस्थिको विकारम अपेक्षते। तो अवस्थिक काल होता है, अवस्थिक काल विकार, अवस्थिक काल विकार की अपेक्षा, अवस्थिक काल विकार की अपेक्षा करता है। अर्थात अवस्थिक काल बताता है कि कौन सा भोजन रोगी को अपने किसी भी पुरुष को अपने रोग के अनुसार कौन सा भोजन लेना चाहिए। अर्थात रोगी को कौन सा भोजन लेना चाहिए अवस्थिक काल में। नित्यक काल, नित्यज्ञस्तु ऋतु साथ अपेक्षा। तो नित्यक काल किसकी अपेक्षा करता है? नित्यक काल ऋतु सात्म की अपेक्षा करता है। अर्थात नित्यक काल बताता है कि किस ऋतु में कौन सा भोजन लेना चाहिए। तो आचार्य चरक ने काल को 2 प्रकार, मतलब 2 में बांटा है। सबसे पहला है नित्यक काल और दूसरा हो जाएगा अवस्थिक काल। नित्यक काल किसकी अपेक्षा करता है? ऋतुओं की, मतलब हमें किस ऋतु में कौन सा भोजन लेना चाहिए। अवस्थिक काल किसकी अपेक्षा करता है? विकार की, मतलब किस प्रकार के विकार में किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए। तो यह तो हो गया चरक के अनुसार। चरक अभी चक्रपाणी ने नित्यक काल में कुछ दिन रात के हिसाब से भी बोला है। दिन रात के, दिन के बाद रात आता, मतलब ये नित्य है कि दिन के बाद रात, फिर रात के बाद दिन। तो दिन रात के हिसाब से भी बांटा कि किस समय किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, दिन में कैसे, रात में किस तरीके से। इसी प्रकार से अवस्थिक काल में उन्होंने 3 अवस्थाएं बता दी हैं। कौन कौन सी? बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था। तो उसके हिसाब से तीनों अवस्था के हिसाब से अलग अलग भोजन करना चाहिए। जैसे बाल अवस्था में उन्होंने बोला है, उन्होंने वृद्धिवर्धक भोजन करना चाहिए। वृद्धि और पुष्टि कारक, जिससे शरीर की पुष्टि और वृद्धि हो। युवा अवस्था में बोला है ऊर्जा कारक भोजन करना चाहिए। जिसे बोला है क्षति पूरक भोजन करना चाहिए, मतलब जिससे जो धातु की जो क्षति हो रही है उसका बस पूर्ण हो, उसके हिसाब से भोजन करना चाहिए। तो यह हो जाएगा काल। अब नेक्स्ट नंबर पे 7वें नंबर पे है उपयोग संस्थान। तो उपयोग संस्थान में है उपयोग संस्थात उपयोग नियम। उपयोग संस्थात में क्या है? उपयोग के नियम है। इसमें भोजन उपयोग के नियम है, मतलब किस प्रकार से भोजन जो है उसका उपयोग करना चाहिए, क्या भोजन की क्या विधि होनी चाहिए। उपयोग संस्थात उपयोग नियम सजीर्ण लक्षणम अपेक्षा। यह पचे, जीर्ण मतलब पचा हुआ आहार, यह पचे हुए आहार के लक्षणों की अपेक्षा करता है। सजीर्ण लक्षणम अपेक्षा।
उपयोग संस्था, उपयोग संस्था के अंतर्गत, उपयोग संस्था के अंतर्गत आहार विधि विधान में आहार ग्रहण करने से संबंधित बातें बताई गई हैं। मतलब उपयोग संस्था में क्या बताई है कि आहार विधि विधान में, उपयोग संस्था के अंदर आहार विधि विधान में आहार ग्रहण करने से संबंधित क्या बताई गई हैं, बातें बताई गई हैं। इसके बाद हो जाएगा उपयोक्ता। उपयोक्ता क्या है, जो भोजन को कर रहा है वह उपयोक्ता है। उपयोक्ता पुनरेस्तम आहारम उपयुक्ते, उपयोक्ता उसको कहते हैं जो आहार का उपयोग कर रहा है। उपयोक्ता उसे कहते हैं जो स्वयं आहार द्रव्यों का उपयोग करता है। उपयोक्ता पुनरेस्तम आहारम उपयुक्ते। एवं जिसके अधीन, यदायत अर्थात जिसके अधीन, यदायतम जिसके अधीन, ओक सातवें, जिसके अधीन ओक सात में है, ओक सात में है अर्थात शरीर सात में है। मतलब यह होता है जैसे कि क्या है, उपयोक्ता, उपयोक्ता वह है जो क्या कर रहा है, आहार द्रव्यों का उपयोग कर रहा है और उसके अधीन क्या है, ओक सात में है या शरीर सात में है। ओक सात में का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी आहार ले रहे हैं और वह हमारे लिए अपथ्य है, लेकिन अगर हम उसको हर दिन थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं तो धीरे धीरे करके वो हमारे प्रकृति के अनुकूल हो जाएगा और साथ में हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो आहार जो हमारे लिए शुरू में अपथ्य था, फिर वह धीमे धीमे हमारे लिए क्या होता चलेगा, साथ में होता चलेगा। तो किसी भी आहार को साथ में बनाना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो व्यक्ति आहार को ले रहा है कि वो धीरे धीरे उस आहार को लेगा और फिर उसके शरीर के अकॉर्डिंग वो साथ में हो जाएगा। तो यही लिखा है कि जिसके अधीन, मतलब वो जो आहार को ले रहा है उसके अधीन क्या है, ओक साथ में है, वह धीरे धीरे अपथ्य आहार को भी अपने प्रकृति के अनुकूल कर सकता है। जिसके अधीन ओक साथ में अर्थात शरीर साथ में है।